चलिए तो बात करते हैं मैट्रिक्स की या 2D एरे। ओके, देखिए जो एरे की डिफिनेशन है सिंपल एरे वन डायमेंशन, वही डिफिनेशन होता है आपका 2D एरे। तो व्हाट इज एरे? एरे इज द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस एलिमेंट्स। ओके, फाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके फिक्स होंगे। फाइनाइट का मतलब समझ में आ गया आपको? ओके, जैसे मान लीजिए इंट 8 10, तो ये 10 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू जो ये बता रहा है कि इस एरे में टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे। ओके, इंट ए, उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं लिख दी जिससे वो एरे बन ही ना पाए। जैसे हमने लिख दिया इंट ए इनफाइनाइट, ओके, तो ये नहीं बन पाएगा क्योंकि इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है, तो वो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स बना ही नहीं पाएगा। तो फाइनाइट हो गया। होमोजीनियस का मतलब मैंने बताया था कि पार्ले जी का बिस्किट जो होता है या कोई भी बिस्किट का पैकेट होमोजीनियस होता है। क्यों होमोजीनियस होता है? उसका जो शेप है अगर रेक्टेंगुलर है तो सारे बिस्कुट कैसे होंगे आपके? रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। अगर सर्कल है तो सारे बिस्कुट क्या होंगे? सर्कल होंगे। ओके, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप। ओके, होमोजीनियस का मतलब हुआ सेम डेटा टाइप। ओके, अगर आपने इंटीजर ले लिया है तो इसका मतलब जितने ब्लॉक बनेंगे सब में इंटीजर होगा। फ्लोट ले लिया है तो फ्लोट, सारे वैल्यूज फ्लोट होंगे, और कैरेक्टर ले लिया है तो कैरेक्टर। ओके, तो वही डिफिनेशन होता है आपका मैट्रिक्स या 2D एरे का, कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस एलिमेंट्स। सेम डिफिनेशन है, इतना डिफिनेशन वन डायमेंशन एरे का होता है। वन डायमेंशन एरे कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस एलिमेंट्स इज नोन एज वन डायमेंशन एरे। बस उसी में थोड़ा सा क्या है कि मैट्रिक्स है तो आपको भी मैथ में पढ़ा होगा, रोज और कॉलम ये दो चीजें ऐड हो जाती है, तो अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस एलिमेंट मतलब कई सारे फाइनाइट होमोजीनियस एलिमेंट का कलेक्शन होता है जिनको हम कैसे अरेंज कर देते हैं? ओके, रोज और कॉलम में अरेंज कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इंट A3 4, ओके, A ऑफ 3 ऑफ 4। ओके, मतलब ये क्या कह रहा है कि आपको एक वेरिएबल लेना है जिसका नाम क्या होगा? A होगा। अगर ये केवल एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे, केवल सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहेगा, तो ये वन डायमेंशन एरे। मतलब ये क्या करेगा कि एक एरे बनाएगा जो 1D होगा और उसमें टोटल कितने ब्लॉक बना देगा? 3 ब्लॉक बना देगा। ओके, 3 ब्लॉक आपके बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने लिख दिया इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट अगर 2 लग गए, इसका मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट हो गया तो ये 2D एरे हो गया। ओके, अगर यही एक और स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा तो ये 3D होगा। तो नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ही बताता है कि वो कौन सा डायमेंशन है, 1D है कि 2D है कि 3D है। ओके, तो हमें अभी 2D पढ़ना है, तो हमने कहा कि अगर किसी वेरिएबल के आगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब वो 2 डायमेंशन एरे। ओके, अब पहला ब्रैकेट क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज। कि पहला ब्रैकेट क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज, और दूसरा ब्रैकेट क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपने एक वेरिएबल लिया। ओके, वो वेरिएबल अब कोई सिंपल वेरिएबल ना होके मैट्रिक्स है। वो क्या है? आपका मैट्रिक्स है। कैसे पहचाना? 2 स्क्वायर ब्रैकेट लग गया तो इसका मतलब अब वो मैट्रिक्स बन चुका है। ओके, जिसमें टोटल 3 रो है, 4 कॉलम है। तो सिस्टम क्या करेगा? एक मैट्रिक्स बनाएगा। किस ऑर्डर का? 3x4 का। ओके, 3 रो 4 कॉलम, तो ये 3 रो बन गए आपके और ये हो गया आपका 4 कॉलम। ये मैट्रिक्स बन गया। इस पूरे मैट्रिक्स का नाम है ए। इस पूरे मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए। ओके, याद करो जब एरे बनाते थे तो वो भी बनता था और हर एरे के पास जितने ब्लॉक होते थे उसका एक नंबर होता था। ओके, और स्टार्ट हमेशा कहां से होता था? 0 से। इसे क्या कहते थे हम लोग? इंडेक्स। इसे क्या कहते थे? इंडेक्स। सेम वैसे यहां पे एक मैट्रिक्स बनेगा, ऑर्डर होगा 3x4। ओके, 3 रो 4 कॉलम। लेकिन मैं कहूं कि नंबरिंग करिए, ठीक है, तो रो की नंबरिंग भी 0 से स्टार्ट होगी और कॉलम की नंबरिंग भी 0 से स्टार्ट होगी। ओके, एरे की खासियत ही यही होती है कि उसका इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। ओके, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2, ओके, 0 1 2 3।
ये इंडेक्स हो गया आपका। क्या हुआ, हमने कहा कि अगर इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो आपने लिखा है इंट ए3, कह रहा है एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका ऑर्डर 3x4 होगा, मतलब 3 रो होंगे 4 कॉलम होंगे, एक मैट्रिक्स बना 3 रो 4 कॉलम। ओके, ये इंट क्या बता रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा, ये नहीं कि एक इंटीजर एक फ्लोट और एक कैरेक्टर, ये नहीं हो सकता। अगर आपने इंट लिया तो सारे टोटल अगर 12 ब्लॉक है, तो अगर कहा जाए टोटल कितने ब्लॉक है, तो देखो जितना ऑर्डर होता है ठीक है उसको मल्टीप्लाई कर लो, वही टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे 12। तो एक रो में 4 एलिमेंट, ओके, 3x4 का मतलब क्या हुआ, 3 रो है और हर रो में 4 एलिमेंट है। ओके, तो 4 4 4 टोटल 12 एलिमेंट्स हो गए। तो ये चीज है, तो 3x4 का एक मैट्रिक्स बन गया। अब हम बात करें इसका पूरा नाम, तो ए है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम क्या हुआ। ओके, तो देखो कैसे लिखा जाता है, देखा जाता है किस रो में है और किस कॉलम में। ओके, दोनों इंडेक्सेस का नाम बताइए, ये जीरोथ पे है, मतलब 0 रो 0 कॉलम, इसका नाम क्या हुआ, ए ऑफ, पहले रो लिखिएगा ए ऑफ 0 एंड देन ब्रैकेट में ए ऑफ 1, 2 स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। अगर आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर गलती से हमने कहा A0 और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं, तब ये मैट्रिक्स नहीं है, ये 1 डायमेंशन एरे। इसका मतलब क्या हुआ, एक एरे है उसका ये पहला ब्लॉक है, मतलब ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक। मैट्रिक्स होगा तो 100% 2 ब्लॉक होंगे आपके, एक ये और एक, पहला बताएगा नंबर ऑफ रो, दूसरा बताएगा नंबर ऑफ, मतलब पहला रो बताएगा दूसरा कॉलम बताएगा। ये क्या कर रहा है, मैं एक मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट हूं। ये क्या कर रहा है, मैं मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट हूं। क्यों पहला एलिमेंट हूं, क्योंकि 0th रो पे है 0th कॉलम पे है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो अगले का नाम क्या होगा, ए किस रो में है, 0 1, A01, A of 0 and then A of 1, ये हो गया अगला एलिमेंट। ओके, अगला क्या होगा, A02 A03। तो अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम आपको निकालना होगा तो सिंपल है, ये क्या हुआ, ओके, A of 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। ओके, मैंने कहा इंट A33, इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये चीज जरूर समझिए, इंट A33, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे और उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। ओके, अगर हम कहें इंट A33, इंट के साथ जब इसे लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम, मतलब 0 1 2 0 1 2, ये मतलब हुआ। ओके, लेकिन अगर हमने कहा A02 A02 और इंट नहीं लिखा है, इंट या फ्लोट इसके सामने नहीं लिखा है, ओके, तो ये नहीं बता रहा कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना जिसमें 0 रो रहेंगे और 2 कॉलम रहेगा, ये नहीं बता रहा है। ये क्या कह रहा है कि मैं एक एलिमेंट हूं उस मैट्रिक्स का, जो आपने 3x3 या जो भी मैट्रिक्स बनाया होगा, मैं उसका एक एलिमेंट हूं। ओके, और वो एलिमेंट कहता हूं फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में हूं, मतलब 0th रो के सेकेंड कॉलम में, मतलब ये एलिमेंट। तो ये चीज ध्यान से देखिए कि जब इंट के साथ लिखा जाता है मैट्रिक्स तो वो मैट्रिक्स बनाता है, लेकिन अगर बिना इंट विंट के लिख रहे हो तो वो क्या बताता है कि मैं उस मैट्रिक्स का कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हूं। ओके, ये चीज है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर बिना इंट वाली लाइन के साथ आप लिख रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एलिमेंट बताएगा, और अगर आपने इंट फ्लोट के साथ लिखा तो वो मैट्रिक्स बनाएगा। ओके, ये चीज है। अब बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए सिंपल है, डिक्लेरेशन का मतलब वही इंट वाली लाइन लिख रहा है उसी को डिक्लेरेशन, एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है आपको।
ओके, तो कैसे कहता है कि जो भी आपको डेटा टाइप लिखना हो वो डेटा टाइप बता दीजिएगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो मन करे वो। यहाँ पे जो एरे का नाम लिखना चाहते हैं वो बताइएगा, फिर एक स्क्वायर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, दूसरे में बताइएगा नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंट A33, इसका मतलब 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। ओके, 3x3 का एक मैट्रिक्स बनेगा। ओके, पहला रो का इंडेक्स 0 1 2, कॉलम भी 0 1 2। ओके, लेकिन मैंने कहा कि एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो A01, A02, A00, ये एलिमेंट होंगे। A10, A11, A12, A20, 21, 22, ये एलिमेंट होंगे। ये क्या कह रहा है कि 4x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। 4x2 का मतलब 4 रो 2 कॉलम, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 8 होंगे। ओके, टोटल एलिमेंट देखो 4 रो है और हर रो में 2 2 है, 2, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, टोटल एलिमेंट 8 है। या ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स में। ओके, तो ये हो गया, जब भी आप कोई मैट्रिक्स बनाना चाहे, ठीक है, सिंपली आप जो मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहते हैं वो करिएगा। ओके, डेटा टाइप आप बता दीजिएगा। ओके, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आप प्री डिफाइन कर सकते हैं। ओके, 3 रो है, 4 कॉलम है, 4 रो है, 2 कॉलम। ओके, अब बात करते हैं, मैट्रिक्स बन तो गया मेरा, इसके अंदर हम अब वैल्यू रखना चाहते हैं। जब भी किसी वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू रखते हैं उसी को कहा जाता है इनिशियलाइजेशन। स्टोरिंग द वैल्यू इनसाइड एनी वेरिएबल इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। ओके, जैसे हमने कहा इंट ए, इंट ए ये क्या है, तो ये डिक्लेरेशन है। ये क्या है, डिक्लेरेशन है। आपने यहां वैल्यू स्टोर नहीं किया। ओके, आपने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, मतलब डिक्लेयर, मेमोरी आपने एलोकेट किया, एक मेमोरी ब्लॉक बन गया आपका। ओके, अब क्या है, मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो। ठीक है, तो हमने लिख दिया a बराबर 5। ओके, ये क्या है आपका इनिशियलाइजेशन, ये क्या है आपका इनिशियलाइजेशन। ये आपने इस वैल्यू के अंदर वैल्यू स्टोर किया 5। जब आप यहीं पे वैल्यू दे देते हैं वेरिएबल को, ठीक है, इक्वल टू करके वैल्यू देते हैं, उसे कहते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। तो क्या कहा जाता है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके वैल्यू स्टोर करते हैं उसे कहते हैं कंपाइल टाइम। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं प्रोग्राम को रन कराने के बाद वैल्यू दिया जाए। ओके, यहां पे वैल्यू मत दीजिए, हमने कहा एक वेरिएबल ले लीजिए, अब रन कराइए, उसके बाद वैल्यू दीजिए, उसे कहते हैं रन टाइम। और कैसे इस्तेमाल होता है, स्कैनफ, %d, ओके, एंड डे, दिस इज योर रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो वैल्यू स्टोर करने के 2 तरीके हैं, पहला होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम। ओके, और बढ़िया समझ लो, जैसे मेन मैंने लिखा इंट a बराबर 10, b बराबर 20 एंड c, printf %d कामा c, मैं c की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं और c इक्वल टू क्या है, a प्लस बी। आपसे कोई पूछे ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन है कि कंपाइल टाइम, तो ये कंपाइल टाइम है। क्यों, देखो a में तुरंत 10 रखा, b में 20 रखा, c की वैल्यू 30 आएगी, वही 30 प्रिंट हो जाएगा। रन करा रहा हूं, देखो 30। ओके, फिर से रन करा रहा हूं, फिर से 30, फिर से रन करा रहा हूं, फिर से 30। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, कि आप जितनी बार रन करा रहे हैं, ठीक है, आउटपुट 30 ही आ रहा है। आप जितनी बार रन करा रहे हैं आउटपुट आपका हर बार कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ओके, आप इसे सही करना चाहते हैं कि आप बार बार वैल्यू चेंज करें। ओके, तो कैसे, मैंने कहा यहां पे वैल्यू मत दे, आप क्या करिए, स्कैन कर लीजिए, स्कैनf %d एंड a एंड b। ओके, अब रन कराइए। अब यहां पे देखो रन कराने के बाद वैल्यू मांग रहा है, दिस इज योर रन टाइम इनिशियलाइजेशन। कहा 34, 56, जोड़ दिया 90। ओके, फिर रन कराया, फिर वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं 78, 67। तो रन टाइम का यही फायदा कि आप बार बार वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहां पे रन टाइम कंपाइल टाइम होता है, वैसे ही मैट्रिक्स में भी होता है। हमने कहा पहला कि कंपाइल टाइम पे आप वैल्यू इनिशियलाइज कीजिए, पहला है कंपाइल टाइम,
कंपाइल टाइम। जैसे इंट A2 3, इसका मतलब यहां पे एक मैट्रिक्स बना होगा जिसका ऑर्डर 2x3 होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यहीं पे इसकी वैल्यू दे दिया जाए, स्कैनएफ ना किया जाए। ओके, 2x3 टोटल कितने एलिमेंट हुए होंगे? 6, मतलब 6 एलिमेंट आपको देना है। चलिए 1 2 कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, मैंने 6 वैल्यूज दे दी। पहला तरीका। ओके, पहला तरीका क्या है कि आपने मैट्रिक्स लिया, ओके, और यहीं पे जितना देख लीजिए टोटल कितने वैल्यूज की जरूरत है, तो 6 ब्लॉक्स है तो 6 वैल्यूज देनी पड़ेगी आपको। 6 वैल्यू हमने दे दिया। क्या करेगा? एक मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, 2x3 का एक मैट्रिक्स, 2x3। ओके, ये मैट्रिक्स क्रिएट हुआ। 1 2 3 4 56 7 8। ओके, पहला रखिएगा 1, देन 2, देन 3, देन 56। एक एक ब्लॉक में एक एक वैल्यू स्टोर कर देगा, 7 एंड 8। ये स्टोर हो गया आपका। ओके, ये लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, ये मैट्रिक्स की तरह नहीं दिख रहा। तो एक और तरीका है, आप चाहते हैं जो कंपाइल टाइम कर रहा है वो मैट्रिक्स की तरह दिखे भी। हमने कहा तो लो दूसरा तरीका ले लो। ओके, पहला तरीका, आप टोटल वैल्यूज दे दीजिए। ओके, वो खुद से देख लेगा कौन सी वैल्यू कहाँ स्टोर करनी है, एक एक वैल्यू उठाएगा स्टोर कर देगा। ओके, दूसरा है, आप रो वाइज अगर देना चाहते हैं तो आप फर्स्ट रो ऐसे दीजिए, कामा, सेकेंड रो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे दीजिए, देन थर्ड रो और टोटल को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए। ओके, तो ये दो तरीके हैं आपके कंपाइल टाइम। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है क्या, कि सपोज हमने मैट्रिक्स बनाया है 2x3 का, मतलब टोटल 6 एलिमेंट है, और हम टोटल केवल 4 ही वैल्यू दें और 2 वैल्यू ना दें, तो क्या होगा? ओके, ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्यादा लिया है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम दिए हैं, उस केस में क्या होगा कि वो एक एक करके एक एक वैल्यू स्टार्टिंग से भरना शुरू करेगा। जितने एलिमेंट्स आपने दिए उतनी ब्लॉक फिल होंगे, और जो रिमेनिंग ब्लॉक है वो 0 से भर जाएंगे। ये चीज है, मतलब खुद से वो जो वैल्यू भरता है गार्बेज वैल्यू, वो क्या भर देता है? 0 भर देता है। तो ये केस कब होगा कि जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम दिए हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल मैट्रिक्स में ज्यादा है, कि उस केस में जितना स्टार्टिंग से भरता है भरेगा। ओके, और जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है उसमें क्या फिल हो जाएगा? 0 भर जाएगा। ओके, ये तो हो गया कंपाइल टाइम। लेकिन दूसरा तरीका जो मेन है, दैट इज योर रन टाइम। ओके, रन टाइम का मतलब स्कैन करके। ओके, अब बात कर लेते हैं स्कैनएफ के थ्रू। अगर आप वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, स्कैनएफ पहली वैल्यू किस ब्लॉक पे जाना चाहिए? ओके, जैसे अगर आपने लिख दिया A33, मान लीजिए ऑर्डर क्या है? इन A3x3, ये चीज है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? हमने अगर गलती से ये लिख दिया, मान लो एंड ए केवल लिख दिया, तो ये गलत है। क्यों? कि देखिए आपने कहा कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है। ओके, और मैट्रिक्स है तो 100% दो स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, और यहां पे ए क्या आपका मैट्रिक्स है? नहीं। ओके, ये क्या है? सिंपल वेरिएबल है। ये मैट्रिक्स तब तक नहीं होगा, जैसे मान ली कहा मैंने एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो ये 1D एरे हो गया। और ये समझेगा कि हम जो वैल्यू स्कैन कर रहे हैं उसको 1 डायमेंशन एरे में स्टोर करना है। आपको 1 डायमेंशन नहीं, आपको मैट्रिक्स में स्टोर करना है। ओके, इसने कहा इंटीजर रीड करिएगा, उसको मैट्रिक्स में ले जाके स्टोर करिएगा। अब कहां पे? मैट्रिक्स में एक बॉक्स तो है नहीं, कई सारे बॉक्स है, तो किस बॉक्स में ले जाके स्टोर करिएगा? ओके, कई लोग लिखेंगे A33। ओके, A33 ही लिख देंगे। ओके, अभी इसका मतलब समझो, ये कह रहा है कि हम वैल्यू स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद उसे इस लोकेशन पे ले जाके स्टोर करेंगे, A33 पे। ओके, चलो ये लाइन चली होगी। ओके, जब ये लाइन चला होगा तो क्या हुआ होगा? एक मैट्रिक्स बना होगा 3x3 का।
3x3 का एक मैट्रिक्स बन गया, सपोज ये बन गया 3x3 का। ओके, नंबरिंग 0 1 2 0 1 2। ओके, is 0 0, is 0 1, is 0 2, is 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2। ओके, मतलब लास्ट वाला क्या है, A22, A22। आपने क्या कहा, ये कहां ले जाऊंगा मैं, A33 पे। ओके, A33 तो है ही नहीं, ये लास्ट वाला कहां पे है, A22 पे है। ये चीज दिक्कत, आपने जो कहा कि ये वैल्यू स्टोर होगी A33 पे, तो ये लोकेशन है ही नहीं, तो ये जाएगा ढूंढेगा A33 कहीं है नहीं है, तो ये चीज गलत है। आप कहां कहां वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, मैक्सिमम यही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो लिखा है वो गलत है, तो आप सही करिए। कैसे, अगर मैंने कहा कि ये स्टोर करना भी है तो कहां कहां स्टोर किया जाएगा, देखिए स्टोर करते हैं। हमने कहा स्कैनएफ कहां कहां स्टोर करूंगा, पहला वाला 0 0 0 0, पहला वाला हो गया 0 0 पे। ओके, चलो अगला स्कैन कहां होगा, अगली वैल्यू कहां जाएगी, ए 0 1। अगर सब भल आपको फिल करना है तो अगला क्या होगा, ए 0 1 0 1, अगला ए 0 2। ओके, मतलब पहला लाइन भर गया आपका। ओके, ये मैट्रिक्स का फर्स्ट लाइन आपका भर जाएगा 0 0 0 1 0 2। ओके, अब अगली वैल्यू जो स्कैन करोगे वो कहां जाएगा, ओके 1 0, मतलब ये चेंज होगा 1 0। फिर अगला वैल्यू 1 1, ये हो गया 1 1 1 1। नेक्स्ट 1 2, ये होगा 1 2। ओके, ऐसे ही 2 0 2 1 2 2 चलेगा आपका, ये 2 हो जाएगा 2 2। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, 0 0 0 1 0 2। ओके, मतलब आई जब ये वाली वैल्यू 0 है तो ये 3 बार चल रहा है, 0 1 0 2 0, फिर ये एक बार बढ़ रहा है। ओके, फिर ये 3 बार चल रहा है, फिर ये एक बार बढ़ रहा है और ये फिर ये 3 बार चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देखो, जब डबल लूप पढ़ाया गया था। ओके, एक सिंगल वैल्यू पे अंदर वाला कई बार चलता है, फिर एक बार बढ़ता है, फिर अगला अंदर वाला कई बार चलता है, फिर एक बार बढ़ता है, फिर अंदर वाला कई बार चलता है। ओके, यहां पे डबल लूप है। ओके, एक सिंगल वैल्यू पे ये 3 बार चले, फिर ये एक बार बढ़े, फिर ये 3 बार चले, फिर ये एक बार बढ़े, फिर ये 3 बार दे। ओके, तो अगर हमने कहा ठीक है कि इसे एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए ऑफ, यहां पे 0 0 0 1 ना लिखे, एक को आई मान लीजिए और एक को